गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनी जूलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे नाउ टॉपिक इज़ द एंजाइम। आज का हमारा टॉपिक एंजाइम के ऊपर है, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक है ये। व्हाट आर द एंजाइम? एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं दैट इनेबल कंट्रोल करते हैं इनामरस और वेराइटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कि जो एंजाइम होते हैं ये एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कंट्रोल करते हैं इनामरस और वेराइटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो अब कैटलिस्ट जो होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। वन ऑफ इज़ द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, सेकेंड इज़ द एंजाइम, जो कि क्या कहलाते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। तो हमारे पास मेनली जो कैटलिस्ट हैं वो दो टाइप के हो गए, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल। तो इनऑर्गेनिक इनका अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या है, तो ये सिंपल और मिनरल आयन के जैसा होता है। मीन्स जो इनऑर्गेनिक होते हैं ये सिंपल और मिनरल आयन जैसे होते हैं, और ये एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं, हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कैन नॉट बी सेंसिटिव टुवर्ड द टेम्परेचर और पीएच के सेंसिटिव नहीं होते, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक हो गए, उनमें कोई लिविंगनेस नहीं होती है। एंजाइम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड द हीट के एंड टेम्परेचर के, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। कैटलिस्ट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द रेगुलेटर। जो कैटलिस्ट होता है वो किसके कंट्रोल में नहीं होता है, रेगुलेटर के कंट्रोल में नहीं होता है। एंजाइम एक्टिविटी जो होती है वो कंट्रोल्ड होती है रेगुलेटर की। कि जो एंजाइम होता है वो किसके कंट्रोल में नहीं होता है, रेगुलेटर के। जो एंजाइम जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है वो किसके मतलब कंट्रोल में नहीं होता है, रेगुलेटर के। जो एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी कंट्रोल होती है रेगुलेटर के, मीन्स उसको रेगुलेट किया जाता है। कैटलिस्ट कैन कैटलाइज होता है एक डाइवर्स रिएक्शन की फॉर्म में। एंजाइम एक्ट करता है एक स्पेसिफिक रिएक्शन के जैसे। जो एंजाइम होता है ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के जैसे ही बिहेव करेगा, और एंजाइम जो होता है वो एक मतलब स्पेसिफिक रिएक्शन के जैसे बिहेव करेगा। अब आती है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट में दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सिमिलरिटीज़ के अंदर आता है बोथ आर इफेक्टिव, मतलब दोनों के दोनों इफेक्टिव तब होते हैं जब हम उनका स्मॉल अमाउंट के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे कि दही के अंदर हम दही के अंदर जो दही है उसके अंदर जो जामन दिया जाता है वो बहुत ही थोड़ी अमाउंट के अंदर होता है, ना कि ज़्यादा अमाउंट में। उसके जो लैक्टिक एसिड के जो एंजाइम होते हैं वो उस मिल्क के ऊपर रिएक्शंस करके उसको मिल्क को काउड के अंदर चेंज कर देते हैं। तो उसमें हमने कितना अमाउंट लिया, बहुत ही थोड़ा अमाउंट लिया है। तो दोनों के दोनों कैटलिस्ट भी और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी दोनों के दोनों इफेक्ट होते हैं वेरी स्मॉल अमाउंट के अंदर। बोथ रिमेन अनचेंज, क्वालिटिवली एंड क्वांटिटिवली अनचेंज होते हैं। बोथ आर एक्ट विद ए स्पेसिफिक रिएक्शन के जैसे। बोथ आर एक्ट करते हैं एक सब्सट्रेक्ट एंड रिएक्टेंट के जैसे, सब्सट्रेक्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के जैसे, और क्या बनाते हैं, एंड टू फॉर्म ऑफ शॉर्ट लाइव एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये सिंपली इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस को और केमिकल रिएक्शन को। कैसे करते हैं? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होगा वो अपनी केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, जो एंजाइम होगा वो अपनी बायोलॉजिकल रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और वहाँ पे किस चीज़ को लोअर करेंगे, लोअरिंग करेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देंगे, लोअर करेंगे। ये हम आगे पढ़ेंगे कि जब हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं तो एंजाइम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कैटलिस्ट का जब हम यूज़ करते हैं तो एंजाइम के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है, ये हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि एंजाइम होता क्या है, उसके कितने पार्ट होते हैं। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो इनेबल करते हैं कंट्रोल ऑफ वेराइटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ये मेनली दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सिंपल, एक होता है कॉन्जुगेटेड। सिंपल का मतलब होता है जो सिंपल होता है, मीन्स जो कोई केमिकल कंपाउंड को कंटेन नहीं करता है। दे आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं, डू नॉट कंटेन, कोई केमिकल ग्रुप को कंटेन नहीं करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है सी फॉर द केमिकल, मतलब सी का मतलब क्या होता है, सी फॉर केमिकल होते हैं जो कि कॉन्जुगेट होते हैं। होलो एंजाइम होते हैं जो कि मतलब केमिकल भी ग्रुप को कंटेन करते हैं, पॉलीपेप्टाइड को भी, मतलब जैसे कि ऑर्गेनिक यहाँ पे सॉरी, जैसे कि ये जो कॉन्जुगेट जो एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन के पार्ट को भी और नॉन प्रोटीन के पार्ट को भी कंटेन करते हैं। बट सिंपल के केस में ऐसा नहीं होता है। सिंपल एंजाइम ओनली कंटेन करता है, मतलब पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन को ही कंटेन करता है, कोई केमिकल ग्रुप नहीं कंटेन करता और ना ही किसी अमीनो एसिड को कंटेन करता है। तो कॉन्जुगेट एंजाइम जो होते हैं उनको हम होलो एंजाइम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एडिशनल कंपोनेंट होते हैं फॉर देयर एक्टिविटी के लिए, इस कॉल्ड होलो एंजाइम बोलते हैं। तो कॉन्जुगेट एंजाइम दो में डिवाइड होता है, एक तो कोफैक्टर, एक एपो एंजाइम। कोफैक्टर मेटल एक्टिवेटर होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है,
कोएंजाइम होता है और इसमें एपोएंजाइम होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं, जो किसको कंटेन नहीं करते? दे डू नॉट कंटेन एनी केमिकल बॉन्ड ऑफ अमीनो एसिड को कंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इनको सिंपल एंजाइम बोलते हैं। जैसे कि इसको काट देते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या होता है? अमाइलेज है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन, मतलब अमाइलेज होता है, पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है। कॉन्जुगेट एंजाइम की अगर हम बात करें तो ये एडिशनल कंपोनेंट होता है फॉर देयर एक्टिविटी के लिए। जो कॉन्जुगेट होता है मीन्स कॉन्जुगेट एंजाइम, कॉन्जुगेट जो होता है वो एडिशनल कंपोनेंट होते हैं फॉर देयर एक्टिविटी के लिए, जिन्हें हम बोलते हैं इसका द होलो एंजाइम बोलते हैं। होलो एंजाइम कंसिस्ट करता है प्रोटीन के पार्ट को भी और नॉन प्रोटीन के पार्ट को भी कंसिस्ट करता है। तो अगर जो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है कंपाउंड का उसे हम क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम बोलते हैं। जो प्रोटीनेस पार्ट होता है उसको एपो एंजाइम बोलते हैं। जो नॉन प्रोटीनेस पार्ट होता है उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। अब आगे ये आता है कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो मेटल एक्टिवेटर भी होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप सिंपल मेटल होगा, मीन्स अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप सिंपल मेटल आयन के जैसे होगा, जिसमें जैसे कि CO2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, MO2 पॉजिटिव होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इसका द कोफैक्टर बोलेंगे, ठीक है। अगर इस मान लीजिए प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर किसी कॉम्प्लेक्स को और ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंटेन करता है तो उसे हम बोलेंगे कोएंजाइम। उसे हम क्या बोलेंगे? कोएंजाइम। इसके अंदर हमारे पास आता है NAD है, ATP है, कोएंजाइम A होता है। तो जैसे कि जो एंजाइम होता है उसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों टाइप्स के पार्ट प्रेजेंट होते हैं। अगर प्रोटीनेशियस पार्ट होगा तो उसे हम एपो एंजाइम बोलेंगे, अगर नॉन प्रोटीनियस पार्ट होगा तो उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो सिंपल मेटल आयन के जैसा होता है, एक्ट करेगा। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप में सिंपल मेटल आयन होंगे तो वो कोफैक्टर कहलाएगा। अगर वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, कंपाउंड होगा, तो उसे हम कोएंजाइम बोलेंगे। उसे हम कोएंजाइम बोलेंगे जो NAD, ATP और कोएंजाइम A को कंटेन करेगा। फिर आता है हमारे पास कि जो कॉन्जुगेट एंजाइम होता है कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो एडिशनल कंपोनेंट होता है फॉर देयर एक्टिविटी के लिए, जो कि एडिशनल कंपोनेंट को कंटेन करता है, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट को कंटेन करता है। ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, मतलब कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम की, मतलब बिना किसी को एंजाइम के प्रेजेंस के कॉन्जुगेट एंजाइम कभी भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। इसको स्मॉल अमाउंट के अंदर को एंजाइम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि को एंजाइम जो होता है वो हीट स्टेबल होता है। इसलिए को एंजाइम का ये को एंजाइम क्या होता है? को एंजाइम हमारे पास एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो कैरी आउट करता है देयर फंक्शन को। जो हमारे पास को एंजाइम होता है इसकी स्मॉल अमाउंट के अंदर जरूरत पड़ती है, और को एंजाइम जो है ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो कैरी आउट करता है फंक्शन को। को एंजाइम एक ऑर्गेनिक और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो किससे ड्राइव्ड होता है? फ्रॉम द विटामिन बी से। ये विटामिन बी से ड्राइव्ड होता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि जो एंजाइम होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। एक होता है सिंपल, एक होता है कॉन्जुगेट, जिसे आप होलो एंजाइम बोलेंगे। कॉन्जुगेट एंजाइम होता है वो एडिशनल प्रॉपर्टी को कंटेन करता है फॉर देयर रिएक्शन के लिए, जिसमें प्रोटीन वाला पार्ट भी आता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसको एपो एंजाइम बोलते हैं, जो नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप मेटल आयन को कंटेन करेगा तो उसे हम कोफैक्टर बोलेंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर कंटेन करेगा किसी ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तो उसे हम कोएंजाइम बोलेंगे। रिएक्शन जब होगी मतलब रिएक्शन अगर होगी कॉन्जुगेट एंजाइम में तो उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में किसकी जरूरत पड़ेगी? कोएंजाइम की जरूरत पड़ेगी, और नॉन प्रोटीन पार्ट को ये कैरी आउट करता है। कोएंजाइम किससे बना होता है? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो विटामिन बी के ड्राइव्ड से बना होता है। जैसे कि ये हमारे पास है एपो एंजाइम, जो प्योरली किससे बना होता है? ये प्रोटीन से बना होता है। ये है नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ये जाके लगेगा इस एक्टिव साइट के ऊपर। जब ये जाके बनेंगे तो यहाँ पे एक सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देंगे। फिर आता है होलो एंजाइम। क्या होता है? एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम का एडिशन होता है, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन का एडिशनल कंपोनेंट होता है। फिर आता है कि अगर हम करैक्टर की बात करें तो कोएंजाइम कैसा होता है? कोएंजाइम जनरली विटामिन्स होते हैं जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ये हीट स्टेबल होने के कारण इनको हम हीट स्टेबल होने के कारण इनको हम कॉन्जुगेट एंजाइम के अंदर इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि ये हीट स्टेबल होते हैं। ये एक को सब्सट्रेक्ट के जैसे, मतलब एक ये को सब्सट्रेक्ट का मतलब होता है कि ये सब्सट्रेक्ट के जैसे भी बिहेव करता है और अपने एक प्रॉपर फंक्शन के लिए भी बिहेव करता है। ये टेक पार्ट करता है रिएक्शन EAN की रिएक्शन, मतलब ETR की रिएक्शन को टेक पार्ट करता है रिएक्शन को, जिसमें NAD पॉजिटिव की फॉर्म में GTR रिएक्शन होती है। ईच को एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? ईच को एंजाइम
कोफैक्टर यूजुअली एक्ट करते हैं एक्सेप्टर और डोनर की जैसे फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं। जो कोएंजाइम होता है ये लेने का भी और देने का भी काम करवाता है रिएक्शन के अंदर, इसलिए इसको ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक ग्रुप होता है एटम कैन बी रिमूव और एडिड, और स्मॉल मतलब रिमूव करने का, ऐड करने का काम करता है स्मॉल मॉलिक्यूल सब्सट्रैक्ट इन रिएक्शंस के अंदर। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द आइसोमेरिज्म। क्या होता है आइसोमेरिज्म? का मतलब होता है कि जिसका, वैसे अगर हम इसको जैसे तोड़ के देखें तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सेम मोलिकुल फार्मूला होना बट उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होना। मतलब मोलिकुल फार्मूला तो सेम होता है बट उसकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट फिर जाए, उनको हम बोलते हैं आइसो एंजाइम। अब उसको हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म। अब आता है सेम वही है कि आइसो एंजाइम क्या होता है। आइसो एंजाइम का मतलब होता है मल्टीपल फॉर्म होती है सेम एंजाइम की, मल्टीपल फॉर्म होती है सेम एंजाइम की, जिसको हम क्या बोलेंगे कि ये आइसो एंजाइम का मतलब होता है एंजाइम तो एक ही है बट उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर या फिर उसकी फॉर्म जो है वो अलग अलग है। स्लाइटली डिफरेंट मोलिकुल स्ट्रक्चर होता है बट उनकी सिमिलर कैटालिक फंक्शन क्या होते हैं, जो कैटालिक फंक्शन होते हैं वो सिमिलर होते हैं। जैसे कि LDH है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेट, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेट्स बोलते हैं जिसको हम। LDH किसके जैसे एक्ट करता है, एक पायरुवेट के जैसे, जो क्या बनाता है, टू फॉर्म ए लैक्टेट बनाता है। इसके अंदर 5 LDH पाई जाती हैं। जो LDH होता है इसकी 5 आइसो एंजाइम की फॉर्म पाई जाती है, इसके अंदर ही 5 आइसो एंजाइम की फॉर्म पाई जाती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फॉर्म अलग अलग फंक्शंस करती हैं। फॉर्मूला वही होता है। इसका मोलिकुलर वेट है 130,000 तक होती है। 2 टाइप की होती हैं इसके अंदर जो प्रोमोटर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। जो प्रोमोटर है ना वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक होता है H, एक होता है M। 5 डिफरेंट टाइप कैसे होती हैं, ये 5 डिफरेंट टाइप के कंबाइनेशन को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि H मतलब क्वाड्रेंट्री में H हो जाए, 4H हो जाए, 3H 1M, 2H 2M, 1H 3M और सारे कंप्लीट M हो जाए, तो ये हमारे पास होती है आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम का मतलब क्या होती है, मल्टीपल फॉर्म होता है सेम जीन का, जो स्लाइटली डिफरेंट मोलिकुल स्ट्रक्चर होती है बट सिमिलर कैटालिटिक फंक्शन होता है। जो हमारे पास LDH होता है जैसे कि ये हो गए, और इसमें जो LDH होता है इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेट, जिसकी 5 फॉर्म पाई जाती हैं, जो आगे हम, और इसमें 2 प्रोमोटर यूनिट पाई जाती है H और M। आगे इसकी हम इन 5 टाइप्स को शो कर देंगे। अब आता है ओलिगोमेरिक। क्या होता है ओलिगोमेरिक? होता है कि एंजाइम जो होता है वो डिसिमिलर प्रोटोमर को प्रोड्यूस करे और एग्जिट करे इन सेवरल फॉर्म के अंदर, अलग अलग फॉर्म में एग्जिट करे, उसे हम बोलते हैं ओलिगोमर। जैसे कि ये हमारे पास लैक्टिक एसिड था, ये हमारे पास पायरुविक एसिड था। मोलिक्यूल फॉर्मूला सेम रहेगा, एंजाइम सेम रहेगा बट जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या आ जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। मीन्स मल्टीपल फॉर्म होती है सेम जीन की। अब हमारे पास आता है कि जो एंजाइम होता है अगर हम उसके अंदर कैटालिस्ट को ऐड करेंगे तो वो किस प्रकार से फंक्शन करेगा। अगर हम एंजाइम के अंदर कैटालिस्ट को ऐड करेंगे तो वो किस प्रकार से फंक्शन करता है। तो रिएक्शन जो होती है, इन ए रिएक्शन के अंदर मोस्ट ऑफ मोलिक्यूल बिकम हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। सब मोलिक्यूल्स के अंदर हाई मिलेगी, कुछ के अंदर हाई एनर्जी मिलेगी, कुछ के अंदर लो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, इसलिए हम उनको एनर्जी रिच या एनर्जी पुअर मोलिक्यूल भी बोल सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर एंड ऑर्डिनरी कंडीशंस पे ओनली एनर्जी रिच मोलिक्यूल ही कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट के अंदर। अगर हम कैटालिस्ट का यूज़ नहीं करेंगे तो अगर जैसे कि ये जो हम पढ़ेंगे अब कि अगर कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं तो रिएक्शन पे क्या असर होता है, कैटालिस्ट का यूज़ नहीं करते हैं तो रिएक्शन पे क्या असर होगा, और उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो द टेम्परेचर जब बढ़ता है तो मोर मोलिक्यूल कैन बिकॉम कर लेते हैं एनर्जी को, और एनर्जी रिच होने के कारण उनमें क्या होता है, ड्यू टू थर्मल एगेशन होता है, कोलिजन होता है। कोलिजन का मतलब क्या होता है कि कोई ए मोलिक्यूल होता है, जब वो एनर्जी को एक्वायर कर लेता है तो उसके साथ जो अटैच दूसरा मोलिक्यूल होता है उसको पुश करता है, जिससे वो आगे स्पीड से जाता है और इससे रिएक्शन जो होती है वो मतलब रिएक्शन अक्कर हो सकती है। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो रिएक्शन भी बढ़ेगी, बट टेम्परेचर बढ़ने के कारण और इसमें टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ये कोई मॉलिक्यूल है, इसने जब टेम्परेचर लिया, ठीक है, इसने जब टेम्परेचर लिया
तो ये इसमें कोई कैटलिस्ट का यूज़ नहीं है, मीन्स ये रिएक्शन एन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। तो बहुत सारे मतलब मोलिक्यूल एनर्जी को एक्वायर तो करते हैं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, बट इसमें क्या लगेगा, थोड़ा टाइम भी लगता है। मीन्स ये टाइम विदाउट कैटलिस्ट के कोई रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो वो टाइमिंग वाली रिएक्शन होती है। और यहाँ पे बिना कैटलिस्ट के ये जो रिएक्शन का कर्व होता है ये कितना हाई हो गया है, ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, हाई होगी। अगर आप कैटलिस्ट का यूज़ करते हो, ठीक है, अगर होती है बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन का मतलब है कि एंजाइम हमारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई रिएक्शंस बायोकेमिकल रिएक्शन होती है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हो जाएगी, बट अगर हमने उसके अंदर एडिशन किया हुआ है एंजाइम को, तो एंजाइम क्या करवा देता है, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी करवा देता है। कि यहाँ पे हमने किया कैटालिस्ट का यूज़ किया, तो जब हम यहाँ पे कैटालिस्ट का यूज़ करेंगे तो कोई मॉलिक्यूल है वो एंजाइम की प्रेजेंस में क्या देगा, लोअर, ये जो कर्व है, ये जो मतलब ऊपर चढ़ता हुआ जो कर्व है, ये हमें बहुत ही लेस मिलेगा, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी हमें एक्वायर मिलती है। तो कैटलिस्ट का मतलब होता है, एक तो ये रिएक्शन को फास्ट अप करवाते हैं, दूसरा ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है इसको क्या करवा देता है, लो करवा देता है। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का जो गैप होता है उसको क्या करवा देते हैं, स्लो करवा देते हैं। कुछ इस प्रकार से, जैसे कि कैटालिस्ट रिएक्शन होती है तो उसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है, और जो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है वो फास्टली होगा। बट ये किसके अंदर होगा, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, और बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब हम बात करते हैं कि कोई एंजाइम होता है वो कैसे वर्क कैसे करता है जब उसके पास सब्सट्रेट मॉलिक्यूल आता है। मोड ऑफ एंजाइम एक्शन की अगर हम बात करें तो ये मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है लॉक की मैकेनिज्म के ज़रिए, दूसरा होता है इंड्यूस फिट मैकेनिज्म होता है। तो लॉक की का मतलब होता है एक चाबी और ताले के जैसे ये मैकेनिज्म वर्क करेगा। मींस इसके लिए क्या होगा कि सब्सट्रेक्ट चाहिए होता है, सब्सट्रेक्ट होता है जो एंजाइम के ऊपर आके अटैक करता है, ठीक है, कोई सब्सट्रेक्ट होता है जो एंजाइम के ऊपर आके अटैक करता है। तो एंजाइम का मॉलिक्यूल क्या होता है, लार्ज होता है, सब्सट्रेक्ट का मॉलिक्यूल होगा स्मॉल, दोनों आके मिलेंगे तो एक एंजाइम सब्सट्रेक्ट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगे। इसमें कंडीशन ये चाहिए होती है कि एंजाइम का जो सेफ होता है ना वो चेंज नहीं होगा, और एंजाइम की सेफ है वो चेंज नहीं होगी, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक फिट, मतलब बिल्कुल फिट, एक की के जैसे, मतलब फिट की के जैसे, या ये बोले कि एक बिल्कुल फिट इसके अंदर जो सेफ है वैसा ही एक सब्सट्रेक्ट होगा, तो यहाँ पे ये रिएक्शन होगी। अगर वैसा सब्सट्रेक्ट नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल होता है एंजाइम का, वो प्रोटीन पार्ट वाला होता है, प्रोटीनिशियस नेचर का होता है। जब किसके कांटेक्ट में आता है, स्मॉलर सब्सट्रेक्ट मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है तो टू फॉर्म एक इंटरमेडिकेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। एंजाइम मॉलिक्यूल होता है, हैव डिस्टिंक्ट कैविटी होती है और एक्टिव साइट होता है। जब ये कंबाइन होता है सब्सट्रेक्ट मॉलिक्यूल के साथ तो दे फॉर्म एंजाइम सब्सट्रेक्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल होता है एंजाइम का, मीन्स वो प्रोटीनिश नेचर का होता है। जब किसके कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्मॉलर सब्सट्रेक्ट, मतलब स्मॉलर सब्सट्रेक्ट मॉलिक्यूल के कॉन्टैक्ट में आता है जो कि नॉन प्रोटीन होता है, इसके कॉन्टैक्ट में आता है तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक सब्सट्रेक्ट कॉम्प्लेक्स, मतलब इंटरमेडिकेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगे। जब एंजाइम मॉलिक्यूल हैव डिस्टिंक्ट, एंजाइम मॉलिक्यूल के अंदर ये जो कैविटी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट जो होती है वो अट्रैक्ट करती है और रिपल्स करती है, मतलब इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी सब्सट्रेक्ट, एक्टिव साइट वो साइट होती है जहाँ पे कोई भी सब्सट्रेक्ट मॉलिक्यूल आके अटैच होगा या फिर उससे हट जाएगा, उसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। तो एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट पाई जाती है। अब आता है कि एंजाइम मॉलिक्यूल के अंदर एक डिस्टिंक्ट कैविटी होती है, एक्टिव साइट होती है जो कंबाइन करवाती है सब्सट्रेक्ट मॉलिक्यूल को, और वहाँ पे एंजाइम सब्सट्रेक्ट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करती है। एंजाइम सब्सट्रेक्ट कॉम्प्लेक्स जब ब्रेक होता है तो वो एक प्रोडक्ट मतलब रिलीज करते हैं। कंडीशन क्या चाहिए होती है कि इसमें जो एंजाइम होता है वो रिजिड इन शेप का होना चाहिए, बिल्कुल एक लॉक की के जैसे। अगर एंजाइम के एक्टिव साइट में अगर ये की अनफिट होती है तो रिएक्शन नहीं होगी, ओनली करेक्ट की का ही इसमें यूज़ होगा। एंजाइम स्ट्रक्चर जो होती है डू नॉट चेंज, मतलब जो एंजाइम की स्ट्रक्चर होती है वो सब्सट्रेक्ट मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी। फिर आता है कि ये
एंजाइम है हमारे पास, ठीक है। इसके साथ ये सब्सट्रेट मॉलिक्यूल है, इसका जैसा एक्टिव साइट की जो स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल इसमें जाके अटैच होगा, मीन्स ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। ऐसे फिट होने के बाद ये क्या बनाएंगे, एक एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब फॉर्मेशन हो जाएगा। बाद में क्या होगा कि ये ब्रेकअप होंगे और प्रोडक्ट की एंजाइम रिलीज होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंड्यूस फिट मैकेनिज्म। ये जो थ्योरी होती है पुट की गई है फॉरवर्ड, मतलब ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, कोजेलैंड के द्वारा इन 1959 के अंदर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वो क्या होती है, मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एंजाइम होता है उसके अंदर दो पार्ट मिलेंगे हमें। एक तो होता है कैटालाइटिक ग्रुप मिलेगा और एक मिलेगा ब्यूट्रिसिंग ग्रुप। जब सब्सट्रेट का मॉलिक्यूल कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंजाइम के कॉन्टैक्ट में आता है तो एंजाइम को हमने देखा है कि एंजाइम में दो मतलब ग्रुप मिलेंगे। ऐसे कोई एंजाइम होता है तो उसमें हमें क्या मिलेंगे, ये मान लीजिए हमारे पास कोई एंजाइम है, उसका ये तो होगा ब्यूट्रिसिंग ग्रुप और यहाँ पे कोई कैटालाइटिक ग्रुप भी अटैच होगा। तो एंजाइम के अंदर एक तो कैटालाइटिक ग्रुप अटैच होगा, मतलब इंड्यूस फिट मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जहाँ पे एंजाइम की स्ट्रक्चर भी चेंज होती है और इसमें दो ग्रुप होते हैं, एक तो ब्यूट्रिसिंग ग्रुप, एक कैटालाइटिक ग्रुप। जब सब्सट्रेट मॉलिक्यूल कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंजाइम के कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो पहले ब्यूट्रिसिंग ग्रुप के साथ अटैच होगा और जो ब्यूट्रिसिंग ग्रुप के साथ अटैच होगा तो एंजाइम के अंदर एक कॉन्फर्मेशनल चेंज आता है उसकी साइज़ के अंदर, जिससे सब्सट्रेट मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग उसकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। कैटालाइटिक ग्रुप जो होता है वो अटैच होता है किसके, अपोजिट साइड ऑफ द सब्सट्रेट बॉन्ड के साथ, विच आर द फ्रीली ब्रोक करता है एंड डाउन करवाता है। कंडीशन जैसे कि ये हमारे पास है एंजाइम, ये हमारे पास है एंजाइम, इसमें ये क्या है, इसका मतलब उसमें तो एक प्रॉपर की के जैसे बना हुआ था, ऐसे प्रॉपर की के जैसे बना हुआ था, बट इसमें क्या है, कोई सेफ नहीं है एंजाइम की, इसमें ये ब्यूट्रिसिंग ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे ये कैटालाइटिक ग्रुप लगा होता है। एंजाइम ये हमारे पास है सब्सट्रेट मॉलिक्यूल, ये हमारे पास क्या होता है सब्सट्रेट मॉलिक्यूल है, इसकी स्ट्रक्चर है ऐसे, तो यहाँ पे इसके अंदर ये फिट होगा, ये फिट नहीं होगा, बट जैसे ही ये कम इन कॉन्टैक्ट विद द ब्यूट्रिसिंग ग्रुप के कॉन्टैक्ट में जाएगा तो इस मतलब एंजाइम की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस सब्सट्रेट के अकॉर्डिंग ढल जाती है। सब्सट्रेट के अकॉर्डिंग बनने के कारण मीन्स कुछ इस प्रकार से बन जाएगी और फिर उसके बाद जो कैटालाइटिक ग्रुप होता है वो इसके साथ अटैच होगा और प्रोडक्ट बना के इसको बाहर करेगा। कैटालाइटिक ग्रुप का काम होता है अटैच होना अपोजिट साइड ऑफ सब्सट्रेट बॉन्ड के साथ और उसको ब्रोक डाउन करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करना। इसमें कंडीशन क्या चाहिए होती है कि एंजाइम जो है वो फुली फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि उसके साथ कोई भी सब्सट्रेट मॉलिक्यूल आए वो इजीली उसके साथ रिएक्शन कर ले। और एक्टिव साइट जो है वो चेंज होती है किसके अकॉर्डिंग, जो एक्टिव साइट होती है वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू सब्सट्रेट मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा नोमेनक्लेचर के ऊपर और इनहिबिटर के ऊपर। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।